नमस्कार दोस्तों, अध्यापक मंत्रा पर आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए जीएस में आज का जो टॉपिक है वो है ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी में वो प्रश्न पढ़ेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, चाहे वो यूपी कांस्टेबल में पूछे गए हों या फिर यूपी एसआई में। तो ये सीरीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूपी पुलिस के लिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, उस बिंदु को क्या कहा जाता है जहां भूकंप के दौरान ऊर्जा का निष्कासन होता है? तो उसे बोलते हैं अवकेंद्र, इंग्लिश में बोलें तो हाइपोसेंटर। क्या हो जाएगा 51 का सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा सी। ठीक है, ऊर्जा का जहां से निष्कासन होता है उस केंद्र को क्या बोलते हैं? अवकेंद्र। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? विश्व का सबसे बड़ा भंडार किसका है? तो थोरियम का है। कहाँ का है? थोरियम का है। 53 का हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा डी। अगला है, भूकंप की तीव्रता मापने वाला पैमाना क्या है? भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो वो मापी जाती है रिक्टर पैमाने से। किससे? रिक्टर पैमाने से। 54 का उत्तर हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा 54 का ए। अगला है, भूकंप जो सतह पर चट्टान के विस्फोट से उत्पन्न भूकंपीय तरंगों के कारण खानों में होता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाएगा विस्फोट भूकंप। क्या कहेंगे? विस्फोट भूकंप। ठीक है, कहाँ पर होता है? चट्टानों के विस्फोट से उत्पन्न भूकंपीय तरंगों के कारण खानों में जो होते हैं उन्हें बोलते हैं हम भूकंप, विस्फोट भूकंप। और 55 का हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा सी। फटाफट करेंगे। कितने प्रश्न करेंगे? 50 करेंगे। 50 कितने? 50 प्रश्न करेंगे। ठीक। अगला है, विषुवीय बसंत ज्वार प्रत्येक बार कितनी अवधि के बाद घटित होता है? तो विषुवीय बसंत ज्वार 6 महीने की अवधि के बाद घटित होता है। कितने महीने के बाद? 6 महीने की अवधि के बाद में। 56 का हो जाएगा ए। अगला है, ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या है? ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या है? तो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण किसका कारण है? ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण है। 57 का हो जाएगा सी। 57 का क्या होगा? सी। अगला प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता किस उपकरण द्वारा मापी जाती है? तो भूकंप की तीव्रता जो है वो सिस्मोग्राफ द्वारा मापी जाती है। 58 का उत्तर हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा डी। इसकी व्याख्या देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्रों को भूकंप लेखी या सिस्मोग्राफ कहते हैं। ठीक है, भूकंप की तीव्रता मापने वाले। ठीक। अब इसके 3 प्रकार के स्केल होते हैं, रॉसी फेरल स्केल, मर्केली स्केल और रिक्टर स्केल। तो मर्केली स्केल, रिक्टर स्केल और रॉसी फेरल स्केल ये किससे संबंधित हैं? तो ये भूकंप की तीव्रता मापने से संबंधित स्केल हैं। ठीक है, और भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्रों को क्या बोलते हैं? भूकंप लेखी या सिस्मोग्राफ। क्या? सिस्मोग्राफ। तो ये आपको 5 पॉइंट याद रखने हैं। ठीक है। अगला है, पंपास में समशीतोष्ण घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो पंपास पाया जाता है दक्षिण अमेरिका में। प्रेरीज कहाँ पाया जाता है? प्रेरीज उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, घास के मैदान। प्रेरीज कहाँ पाया जाता है? उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, और पंपास कहाँ पाया जाता है? दक्षिणी अमेरिका में। पंपास कहाँ पाया जाता है? दक्षिणी अमेरिका में। इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है क्योंकि ये जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, घास के मैदान ये प्रत्येक परीक्षा में पूछे जाते हैं, चाहे छोटी परीक्षा हो या बड़ी। ठीक है, आरओ यूपीपीसीएस में भी प्रश्न यहाँ से बनते हैं। तो देखो, प्रेरीज कहाँ पर है? पंपास हो गया आपका दक्षिण अमेरिका में, प्रेरीज उत्तरी अमेरिका में, खासकर यूएसए में, दक्षिणी अमेरिका में अर्जेंटीना में है। बेल्ट घास का मैदान कहाँ पर मिलेगा? अफ्रीका में। शबाना घास का मैदान पूर्वी अफ्रीका में। लानोस वेनेजुएला में। डाउन्स घास का मैदान कहाँ मिलेगा? ऑस्ट्रेलिया में। कैंटरबरी घास का मैदान कहाँ मिलेगा? न्यूजीलैंड में। और स्टेपीज घास का मैदान कहाँ मिलेगा? यूरेशिया में, पश्चिमी रूस या यूरेशिया में। ठीक। तो पंपास दक्षिण अमेरिका, प्रेरीज उत्तरी अमेरिका, बेल्ट अफ्रीका में, सबाना पूर्वी अफ्रीका में, लानोज कहाँ मिलेगा? वेनेजुएला में। डाउन्स घास के मैदान कहाँ मिलेंगे? ऑस्ट्रेलिया में। कैंटरबरी न्यूजीलैंड में। स्टेपीज यूरेशिया में। ठीक है, तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो, इन्हें आपको याद करना है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है। प्रेरीज प्रेरीज कहाँ मिलेगा? प्रेरीज उत्तरी अमेरिका में मिलेगा। तो 60 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। प्रेरीज उत्तरी अमेरिका में और पंपास दक्षिणी अमेरिका में। पंपास कहाँ मिलेगा? दक्षिणी अमेरिका में। प्रमुख घास के मैदान, सवाना कहाँ मिलेगा? सवाना अफ्रीका में। ठीक है, कैंपास कहाँ मिलेगा? ब्राज़ील में। सेल्वास कहाँ मिलेगा? अमेजन घाटी में। और लानोज कहाँ मिलेगा? वेनेजुएला में। तो ये भी घास के मैदान है। लानोज पहले ही हमने पढ़ लिया था। लानोज कहाँ मिलेगा? वेनेजुएला में। सवाना पढ़ लिया। सवाना और बेल्ट कहाँ मिलेंगे? अफ्रीका में। सवाना और बेल्ट घास के मैदान कहाँ? डाउन्स कहाँ मिलेगा? डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा? डाउन्स घास का मैदान ऑस्ट्रेलिया में। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला प्रश्न है, भूपर्पटी में कार्बोनेट कोयला और पेट्रोलियम जैसे खनिजों के रूप में मौजूद कार्बन का प्रतिशत कितना है? तो वो कितना है भूपर्पटी में? तो वो है 0.02%। कितना है? 0.02%। ठीक, 62 का हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सी एक रूपांतरित चट्टान है? कौन सी है?
तो सीनईट कह लो या सीनईट कह लो, ये क्या है? एक रूपांतरित चट्टान है। तो रूपांतरित चट्टानों के कुछ उदाहरण हैं, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। इनमें से कौन सा उदाहरण है रूपांतरित का? तो नीस है, सीनईट है, ग्रेफाइट है, क्वार्टजाइट है, स्लेट है, संगमरमर है और फाइलाइट है। ये सब क्या है? रूपांतरित चट्टानों के उदाहरण हैं। ठीक है। अगला है किम्बरले खान है। किम्बरले हीरे की खदानें हैं, ये कहाँ पर हैं? तो ये अफ्रीका में है। किम्बरले हीरे की खान कहाँ पर है? अफ्रीका में। 64 का हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा 64 का? डी उत्तर सही है। अगला है जीवाश्म किस प्रकार के सेल में पाई जाती है? जीवाश्म, तो जीवाश्म जो है वो पाई जाती है परतदार सेल में। जीवाश्म किस प्रकार के सेल में पाई जाती है? परतदार सेल में। 65 का हो जाएगा बी। 65 का क्या हो जाएगा? बी उत्तर बिल्कुल सही है। अगला है निम्नलिखित में से गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन सा है? तो पवन ऊर्जा, कोयला, पेट्रोलियम या ज्वार शक्ति। तो गैर परंपरागत वो ऊर्जा स्रोत होते हैं जिनका रिसाइकिल मतलब जो ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? जैसे कोयला एक बार जल गया तो ख़त्म हो जाएगा, तो बी क्या हो जाएगा? गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन सा है? अच्छा ठीक है, परंपरागत हो जाते हैं ये पेट्रोल डीजल, और गैर परंपरागत में क्या आता है? पवन ऊर्जा और ज्वार शक्ति। ठीक है। कोयला, पेट्रोलियम, डीजल ये किस में आते हैं? परंपरागत में आते हैं। गैर परंपरागत में क्या आता है? सौर ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ज्वार शक्ति है। तो किस में? ए और डी किस में है? बी में। तो बी उत्तर हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? बी। ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पूछा जा सकता है। गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत क्या क्या हैं? तो सौर ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है, पवन ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा, जैव ईंधन और ज्वारीय शक्ति ऊर्जा। ठीक है। वायुमंडल में वह संक्रमण क्षेत्र क्या कहलाता है जहां प्रगामी शीत वायु द्रव्यमान गर्म वायु द्रव्यमान को बीच में रखता है? वह क्षेत्र संक्रमण क्षेत्र क्या कहलाता है जहाँ पर शीत वायु द्रव्यमान और गर्म वायु द्रव्यमान के बीच में होता है? उसे बोलते हैं अधिविष्ट वाताग्र। अधिविष्ट वाताग्र, और इसका उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? अधिविष्ट वाताग्र। अच्छा, इनकी जो परतें हैं इन्हें याद रखना है। छोसम आवा इसकी ट्रिक है। छोसम क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और ताप मंडल और बहिर्मंडल। जो ओजोन परत है वो किस में पाई जाती है? समताप मंडल में। और कोहरा, बादल, ठंड, बारिश, तूफान आदि ये सब घटनाएं कहाँ पर घटित होती हैं? क्षोभ मंडल में। ठीक है। सबसे निचली परत कौन सी होती है? क्षोभ मंडल। और सबसे ऊपर वाली परत है बहिर्मंडल। ठीक है। तो याद रखना है मौसम संबंधी जो घटनाएं होती हैं वो किस में होती हैं? वो होती हैं आपकी क्षोभ मंडल में। और ओजोन परत किस मंडल में, किस परत में पाई जाती है? तो ओजोन परत किस में पाई जाती है? समताप मंडल में, जिसे क्या बोलते हैं? स्ट्रेटोस्फीयर। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। निम्नलिखित में से कौन से जलमार्ग की निकासी कैस्पियन सागर में होती है? तो बोलगा जलमार्ग की निकासी किस में होती है? बोलगा जलमार्ग की निकासी कहाँ पर होती है? कैस्पियन सागर में। ठीक है। कैस्पियन सागर में। कैस्पियन सागर की सीमा किससे लगती है? रूस से। रूस, ईरान, अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, 5 देशों से रूस कैस्पियन सागर की सीमा लगती है। व्याख्या देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। वोल्गा जलमार्ग की निकासी कैस्पियन सागर में होती है। कैस्पियन सागर मध्य एशिया में स्थित विश्व की सबसे बड़ी झील है। विश्व की सबसे बड़ी झील को क्या है? तो कैस्पियन सागर है। मैंने बताया था रूस, कौन कौन से देशों से सीमा लगती है इसकी, मतलब किनके मध्य में है? रूस, ईरान, अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये इसके तटवर्ती देश हैं। वोल्गा और यूराल नदियाँ, दोनों नदियाँ हैं ये। वोल्गा और यूराल नदियाँ कैस्पियन सागर में जल विसर्जित करती हैं या गिरती हैं। तो वोल्गा और यूराल नदियाँ कहाँ गिरती हैं? कैस्पियन सागर में। इन दोनों नदियों का भी नाम याद रखना है। अगला है रेड क्लिफ रेखा भारत और किस देश के बीच है? तो रेड क्लिफ है भारत और पाकिस्तान के बीच में। और मैकमोहन रेखा किसके बीच में है? भारत और चीन के बीच में। इंडिया और चाइना के बीच में क्या है? मैकमोहन रेखा है। मैकमोहन रेखा किसके बीच में? इंडिया और चाइना के बीच में। और रेड क्लिफ रेखा किसके बीच में? भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो रेड क्लिफ हो गई आपकी भारत पाकिस्तान के बीच में। मैकमोहन हो गई चीन और भारत के बीच में। और डूरंड रेखा हो गई भारत और अफगानिस्तान के बीच में। डूरंड रेखा किसके बीच में? भारत और अफगानिस्तान के बीच में। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है वो है माउंट इरेबस। इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एकमात्र ज्वालामुखी है जो अंटार्कटिका का सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट इरेबस। 70 का हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। किसी प्रकार की तबाही के बाद वे जंगल जो दोबारा उग जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? जैसे मान लो आग लग गई है ना, अमेजन के जंगलों में आग लगती रहती है, तो दोबारा जो उग गए तो उन्हें कहेंगे द्वितीय वन। क्या बोलेंगे? द्वितीयक वन। और 71 का हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? 71 का डी। अगला है
उष्णकटिबंधीय चक्रवात विश्व में विभिन्न नामों से जाने जाते हैं। विश्व के किस भाग में इसे हरिकेन के नाम से जाना जाता है? तो हरिकेन कहाँ कहा जाता है? वैसे तो हरिकेन अगर पूछा जाएगा तो अमेरिका में कहा जाता है। अटलांटिक महासागर क्या है? अटलांटिक महासागर में जो भी चक्रवात आते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? हरिकेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हरिकेन। तो ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कहाँ पर क्या बोलते हैं। ठीक है, तो अटलांटिक महासागर में हरिकेन बोलते हैं। चीन के पूर्वी एवं दक्षिणी तटीय प्रदेशों में टाइफून बोलते हैं। तो चीन में क्या बोलते हैं? टाइफून। ऑस्ट्रेलिया में क्या बोलते हैं? बिलीबिली। ऑस्ट्रेलिया में क्या बोलते हैं? बिलीबिली। और भारत के जो हिंद महासागर में क्या बोलते हैं? चक्रवात। क्या बोलते हैं? चक्रवात। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि उत्पादक में गिरावट के लिए एक कारण नहीं माना जाता? तो निर्वाह खेती, मिट्टी की प्रकृति, जनसंख्या के ज़्यादा दबाव या प्रदूषण। तो कृषि उत्पादकता में गिरावट का कारण नहीं माना जाता है, वो है आपका क्या? निर्वाह खेती। ठीक है, अगर मान लो मिट्टी ख़राब होगी तो कृषि की उत्पादकता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जनसंख्या के ज़्यादा दबाव से भी कृषि उत्पादकता में क्या आएगी? गिरावट आएगी। प्रदूषण से तो आनी है। ठीक है, तो निर्वाह खेती का कोई असर नहीं होता है कृषि की उत्पादकता पर। 73 का हो जाएगा ए। निम्न में से किस खनिज को पीला केक भी कहते हैं? तो पीला केक बोलते हैं यूरेनियम को। किसको? यूरेनियम को पीला केक बोलते हैं। ठीक है, थोरियम के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो केरल में पाए जाते हैं। किसके? थोरियम के। भारत में जो भंडार हैं थोरियम के पाए जाते हैं। ठीक है, तो पीला केक, इस तरीके के प्रश्न को तुरंत नोट डाउन किया करो। ठीक है, क्योंकि ये पेपर में आएगा और गलत हुआ तो बहुत अफसोस होगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, बस फैक्ट है कि पीला केक किसे बोलते हैं? यूरेनियम को। उत्तर हो गया सही। कांस्टेबल 18 में पूछा है। अगला है भूमध्य सागरीय वन झाड़ियाँ किस जलवायु क्षेत्र में हैं? तो भूमध्य सागरीय वन झाड़ियाँ गर्म शीतोष्ण क्षेत्र में मिलेंगी। किस में मिलेंगी? गर्म शीतोष्ण क्षेत्र में। ठीक है, 75 का हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। अगला है हिंद महासागर कृत्रिम रूप से किस नहर के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ा है? तो हिंद महासागर भूमध्य सागर से जुड़ा है किसके? स्वेज नहर के माध्यम से। स्वेज नहर के माध्यम से जुड़ा है। तो 76 का उत्तर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? 76 का ए। ये भी याद रखना है आपको कि स्वेज नहर विश्व की सबसे बड़ी जहाजी नहर है, जो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। किसे? लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। ठीक है, और 1956 में क्या हुआ था? नहर का राष्ट्रीयकरण हुआ है। कब? 1956 में नहर का क्या हुआ है। और ये कितने मीटर की है? कितने किलोमीटर की? तो 165 किलोमीटर की है। कितने की? 165। अगला प्रश्न है बुशमैन कालाहारी किस क्षेत्र के आसपास घूमती है? बुशमैन जो जनजाति है वो किस क्षेत्र के आसपास घूमती है? तो वो घूमती है कालाहारी मरुस्थल के पास। किसके पास? कालाहारी मरुस्थल। तो 77 का हो जाएगा क्या? डी। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, अब कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर है? तो ये अफ्रीका में है। अफ्रीका में भी इसका विस्तार 3 देशों में है, नामीबिया, बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका। नामीबिया, बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका, ये याद रखना है। कालाहारी मरुस्थल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बुशमैन जनजाति जो है वो प्राचीन जनजातियां हैं जो अफ्रीका देश के कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र में निवास करती हैं। और कालाहारी मरुस्थल बता दिया मैंने, बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में ये इसका विस्तार क्षेत्र है। पपुआंस क्या है? पपुआंस जो जनजाति है वो कहाँ मिलेगी? न्यू गिनी में। टर्टार किस में मिलेगी? साइबेरिया में। पिग्मीज कहाँ मिलेंगे? कांगो बेसिन में। पिग्मी भी पूछी जाती है। पिग्मी जनजाति कहाँ मिलेगी? तो कांगो बेसिन में। और खिरगिज कहाँ मिलेगी? मध्य एशिया में। खिरगिज जनजाति कहाँ मिलेगी? मध्य एशिया में। तो जनजातियों से भी संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, फैक्ट बेस्ड प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। नेपच्यून के अलावा अन्य किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? तो नीला ग्रह किसे बोलते हैं? नीला ग्रह बोलते हैं पृथ्वी को। ठीक है, पृथ्वी को क्या बोलते हैं? नीला ग्रह। सांझ का तारा, सुबह का तारा किसे बोलते हैं? पृथ्वी की बहन किसे बोलते हैं? तो शुक्र को। शुक्र के 3 उपनाम हैं। क्या क्या हैं 3 उपनाम? सांझ का तारा, भोर का तारा, ठीक है, और पृथ्वी की बहन किसे बोलते हैं? शुक्र को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? शुक्र को। पृथ्वी का परिचय देखेंगे तो जो क्रम होता है, जैसे मान के चलो ये सूर्य है, फिर बुध आ जाएगा, फिर शुक्र आ जाएगा, ठीक है, फिर पृथ्वी आ जाएगी, फिर मंगल आ जाएगा, फिर मंगल आ जाएगा, ये क्रम चलेगा। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये क्रम है। और किधर से चल रहा है? ये सूर्य है तो ये बुध है, तो सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? बुध है, ठीक है। फिर कौन आएगा? शुक्र आएगा। अब पूछता है पृथ्वी किसके बीच में? तो पृथ्वी शुक्र और मंगल के बीच में होती है। किसके बीच में होती है? पृथ्वी शुक्र और मंगल के बीच में होती है, ठीक। अब देखते हैं औसत, सूर्य से औसत दूरी कितनी है? 14.95 करोड़ किलोमीटर है। कितनी है? 14.95
करोड़ किलोमीटर है। द्रव्यमान कितना है पृथ्वी का, तो 5.97 गुणा 10⁻24 किलोग्राम है। घनत्व कितना है, घनत्व है 5.52 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। विषुवतीय व्यास पूछ लेता है, विषुवतीय व्यास कितना है 12,756 और ध्रुवीय व्यास कितना है 12,714। विषुवतीय व्यास कौन सा होगा, जैसे मान लो ये पृथ्वी है तो ये वाला जो व्यास है वो विषुवतीय हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा ध्रुवीय। 12,756 है और एक 12,714 है, ठीक है। दैनिक गति कितनी है, गति 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड है। औसत त्रिज्या कितनी है पृथ्वी की, तो 4,370 किलोमीटर है। औसत त्रिज्या कितनी है 4,370, ठीक। अगला इग्लू क्या होते हैं, इग्लू, तो इग्लू क्या होते हैं, बर्फ़ के घर होते हैं। क्या होते हैं, बर्फ़ के घर होते हैं इग्लू। इतना याद रखोगे तो कर ले जाओगे इस प्रश्न को। अब बर्फ़ की सिल्ली किस में आ रहा है, सी में आ रहा है, ठीक है। गुंबद के आकार का एक घर या झोंपड़ी जो कठोर बर्फ़ की सिल्ली से बनाया जाता है, जिसमें एस्किमो जनजाति रहती है। कौन रहती है, एस्किमो जनजाति किस में रहती है, इग्लू में रहती है, बर्फ़ के घरों में रहती है, ठीक है। इग्लू क्या होते हैं, बर्फ़ के घर होते हैं। इसमें कौन सी जनजाति रहती है, एस्किमो। वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा है, तो वायुमंडल में सबसे अधिक गैस है नाइट्रोजन। कितनी होती है 78%। कितनी होती है 78% होती है क्या, नाइट्रोजन, ठीक है, वायुमंडल में। तो 80 का हो जाएगा सी। अगला है, कौन सी हवा वर्ष में 2 बार अपनी दिशा परिवर्तित करती है, व्यापारिक हवा, पछुआ हवा, मानसूनी हवा या ध्रुवीय हवा। तो वो है आपकी मानसूनी हवा। कौन सी हवा है, मानसूनी हवा जो है वो वर्ष में 2 बार अपनी दिशा को परिवर्तित करती है, ठीक। तो 81 का हो जाएगा सी। गोबी, कालाहारी, आटाकामा ये क्या हैं, और सहारा, ये चारों क्या हैं, ये मरुस्थल हैं, ठीक है। क्या हैं, ये मरुस्थल के नाम हैं, गोबी, कालाहारी और अटाकामा मरुस्थल हैं, ठीक। चलिए अब देखते हैं व्याख्या देखते हैं। गोबी, कालाहारी, आटाकामा, सहारा विश्व के प्रमुख मरुस्थल रेगिस्तान हैं। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसका विस्तार कई देशों में है सहारा मरुस्थल का, ठीक है। कहाँ कहाँ पर है, तो अल्जीरिया, चाड, लीबिया, ये अफ्रीका के देश हैं। अल्जीरिया, चाड, लीबिया, माली, मरतानिया, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया, मिस्र और मोरक्को। जबकि गोबी मरुस्थल का क्या है विस्तार, मंगोलिया और चीन में। तो गोबी याद रखना है। गोबी मरुस्थल का विस्तार कहाँ पर है, मंगोलिया और चीन में। कालाहारी मरुस्थल मैंने बता ही दिया था, बोत्सवाना, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका में इसका विस्तार है। और अट्टाकामा मरुस्थल का विस्तार कहाँ पर है, उत्तरी चिली में, जो कहाँ पर है, दक्षिण अमेरिका में, ठीक है। सहारा मरुस्थल का आपको इतने देशों के नाम याद नहीं रखने। सहारा मरुस्थल का सीधा सीधा याद रखना है कि ये अफ्रीका महाद्वीप में है। सहारा मरुस्थल कहाँ पर है, अफ्रीका महाद्वीप में है, ठीक है। और गोबी मरुस्थल कहाँ पर है, तो गोबी मरुस्थल है मंगोलिया और चीन में। और अगर पूछता है कालाहारी कहाँ है, तो बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में है। अटाकामा मरुस्थल कहाँ पर है, तो उत्तरी चिली में है। चिली तो याद रखना है, लेकिन उत्तरी चिली भी रखना है याद, ठीक है। वो पूछ लेता है कभी उत्तरी चिली, दक्षिणी चिली, पूर्वी चिली या पश्चिमी चिली, तो आपका उत्तर रहेगा उत्तरी चिली में। अगर वो महाद्वीप दे देगा उत्तरी अमेरिका में कि दक्षिणी अमेरिका में, अफ्रीका में है कि एशिया में, तो आप बताओगे कि अटाकामा मरुस्थल दक्षिणी अमेरिका में है। कहाँ पर है, दक्षिणी अमेरिका में। समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संगणन नहीं है, तो ओस, कोहरा, धुआं, धुंध, पाला, मेघ, वर्षा। तो धुआं जो है वो संगणन नहीं है। 83 का उत्तर हो जाएगा सी। 83 का क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। यूपीपी कांस्टेबल के ये सीरीज चल रही है जो प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं, किसमें, उत्तर प्रदेश पुलिस में, ठीक है। उत्तर प्रदेश एसआई में प्रश्न पूछे गए, उनका मैं क्या करवा रहा हूँ, रिवीजन करवा रहा हूँ, ठीक है। ये सीरीज जो है वो आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फैलन क्या है, फैलन, तो फैलन अक्टूबर 2013 में बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान है। ये असल में करंट का प्रश्न है। क्या है ये, करंट का प्रश्न है। तो आपको जो भी चक्रवात उठे हैं इस साल 2024 में, उनको आपको सही से देख लेना है एक बार, ठीक है, देख लेना है, क्योंकि ये 2013 में फैलन तूफान आया था, इसलिए 2013 में पूछ लिया। तो ये करंट का प्रश्न है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, तो नाइट्रोजन के बाद में वायुमंडल ही होती है। नाइट्रोजन होती है 78%, वायुमंडल में ऑक्सीजन होती है 21%। कितनी होती है, 21% होती है। तो 85 का उत्तर हो जाएगा बी। 85 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। नाइट्रोजन कितनी होती है 78। वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी पाई जाती है, तो नाइट्रोजन। क्लोरीन गैस कल की क्लास में हमने पढ़ा था, पिछली क्लास में, क्लोरीन गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती। कौन सी गैस नहीं पाई जाती है, क्लोरीन। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है, तो ये सूर्य क्या है, सूर्य एक तारा है। सूर्य क्या है, एक तारा है, ठीक है। जैसे सूर्य यहाँ पर होगा, उसके बाद में बुध आएगा ग्रह, बुध, शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, अरुण, वरुण, ठीक है। तो ये बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल को क्या बोलते हैं, आंतरिक ग्रह बोलते हैं, आंतरिक ग्रह। और जबकि बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण को क्या बोलते हैं, बाह्य ग्रह बोलते हैं, बाह्य ग्रह, ठीक है। और आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और बृहस्पति के बीच में, मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या होते हैं, क्षुद्र ग्रह होते हैं। मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या होता है, क्षुद्र ग्रह होता है, ठीक।
वननाशक में निम्न में से क्या होता है? तो वननाशक में सूखा, बाढ़, भूक्षरण या ऊपरी सभी। तो वननाशक में भूक्षरण या मृदा अपरदन का मुख्य रोल होता है। किसका? मृदा अपरदन का। वननाशक में क्या होता है? भूक्षरण। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्या होता है? भूक्षरण हो जाएगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं। पेंगुइन पक्षी कहाँ पाया जाता है? तो पेंगुइन पक्षी ठंडे प्रदेश में कहाँ पाया जाएगा? अंटार्कटिका में। कहाँ पर? पेंगुइन पक्षी कहाँ पाया जाएगा? अंटार्कटिका में। ठीक है, अब मैंने पूछा था कंगारू है वो कहाँ का पक्षी है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया का है। ठीक है, राष्ट्रीय पक्षी है ऑस्ट्रेलिया का। दुनिया में कुल टीन का 2/3 भाग यहाँ से आता है। कहाँ से आता है? वो चीन से आता है। कहाँ से आता है? चीन से। दुनिया में कुल टिन का 2/3 भाग चीन से आता है। 89 का हो जाएगा चीन। रिक्टर स्केल से क्या नापा जाता है? तो रिक्टर स्केल किसका है? सीज़मोग्राफ। रिक्टर स्केल ये सब भूकंप से संबंधित है। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है किससे? रिक्टर स्केल से। ठीक है, एक होता है मर्केली स्केल। मर्केली, उससे क्या नापी जाती है? वो भी भूकंप से ही संबंधित है आपका। सीस्मोग्राफ, रिक्टर स्केल, मर्केली स्केल, तीनों याद रखने हैं। ठीक है, किससे संबंधित है? भूकंप से। 4 पॉइंट याद रखने हैं आपको। रिक्टर स्केल क्या है? भूकंप की तीव्रता मापता है। वायु की गति कौन मापेगा? वायु की गति एनीमोमीटर। सागर की गहराई कौन मापेगा? फेदोमीटर। ठीक है, और शरीर का तापमान कौन मापता है? थर्मामीटर। थर्मामीटर मापता है। ठीक है, ये आपके अब तक जो प्रश्न हुए थे 90 वो हो गए आपके विश्व के भूगोल के। ठीक है, अब जो प्रश्न हम देखेंगे वो देखेंगे भारत के भूगोल के। मतलब ये जो प्रश्न हुए थे 90, इस टाइप के प्रश्न अब तक विश्व के भूगोल से उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा में पूछे गए हैं। चलिए 91 देखते हैं। यदि पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ नहीं होता तो सूर्य की किरणें केवल लंबवत पड़ती, तो कहाँ पर पड़ती? तो वो पड़ती भूमध्य रेखा पर। ठीक है, कहाँ पड़ती? भूमध्य रेखा पर। उत्तर प्रदेश से कुछ जिलों को अलग कर उत्तराखंड का गठन किया गया। कब किया गया था उत्तराखंड का गठन? तो 2000 में। 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड का गठन किया गया था। कितने जिलों को? 13 जिलों को। अब देखो, ऐसा असल में छ, ऊ और झा, ये ट्रिक याद रखनी है। छ, ऊ, झा। 1, 9 और 16 ये तारीख हैं। 1 नवंबर, 9 नवंबर और 16 नवंबर, और 2000, 2000, 2000। ठीक है, तीनों। छा से हो जाएगा छत्तीसगढ़, ऊ से हो जाएगा उत्तराखंड और झा से हो जाएगा झारखंड। मध्य प्रदेश से काट कर क्या बना? छत्तीसगढ़। बिहार, उत्तर प्रदेश से काट कर क्या बना? उत्तराखंड। और बिहार से काट कर क्या बना? झारखंड। ये 3 राज्य बने थे कब? 2000 में। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ बना था। अगर तारीख भी पूछ लेता है, वैसे सन पूछेगा तो 2000 में 3 राज्यों को बनाया गया था काट करके। ठीक है, किस किस से बने थे वो मैंने बता दिए। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड और बिहार से झारखंड। कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है? कौन सा दर्रा है? तो वो है नाथुला दर्रा। कौन सा दर्रा है? नाथुला दर्रा है, जो सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त से क्षेत्र से जोड़ता है। कौन सा दर्रा? नाथुला दर्रा। 93 का हो जाएगा ए। अब इनको देख लेते हैं। नाथुला दर्रा क्या है? सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है। सिक्किम में ही स्थित है एक जेलेपला दर्रा। कौन सा है? जेलेपला दर्रा, जो भारत तथा चीन के बीच व्यापार किया जाता है, जिसके थ्रू भारत और चीन के बीच में व्यापार किया जाता है। वो कौन सा दर्रा है? जेलेपला दर्रा है। और यह दर्रा सिक्किम को ल्हासा से जोड़ता है तथा चुम्बी घाटी में स्थित है। तो ये दोनों दर्रे याद रखने, नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा। कहाँ पर है? सिक्किम में है। सिक्किम में है। ठीक है, और नाथुला दर्रा क्या करता है? तिब्बत से जोड़ता है। और व्यापार के लिए कौन सा? जेलेपला दर्रा है। ठीक, मुंडा भाषा समूह किससे संबंधित है? तो मुंडा भाषा समूह ऑस्ट्रो एशियाई से संबंधित है। किससे है? ऑस्ट्रो एशियाई से। 94 का हो जाएगा ए। निम्न में से कौन सा पड़ोसी देश एक भूमिबंध देश है? म्यांमार, चीन, भूटान, पाकिस्तान। तो भूटान क्या है? भूबंध देश है, भूमिबंध देश है। ठीक है, इसे कहते हैं लॉक कंट्री। ठीक है, लैंड लॉक कंट्री बोलते हैं। जैसे भूटान है तो इसकी सीमा किससे ना लगे? किसी सागर से नहीं लग रही हो। ठीक है, तो क्या बोलेंगे इसे? लैंड लॉक कंट्री। ये घिरा हुआ है। कैसा देश है? भूमिबंध देश है। कौन? भूटान। तो भारत के पड़ोस में 2 भूमिबंध देश हैं, एक नेपाल है और दूसरा भूटान है। दोनों भारत के उत्तरी हिमालय रेंज में स्थित हैं। और चीन, म्यांमार, पाकिस्तान तीनों की सीमा समुद्र से लगती है। जिसकी सीमा समुद्र से नहीं लगती है उन्हें बोलते हैं हम भूमिबंध देश, इंग्लिश में लैंड लॉक कंट्री। क्या? लैंड लॉक कंट्री। ठीक है, अगला है भारतीय दंड संहिता का समुद्र में क्षेत्राधिकार तक फैला हुआ है। दंड संहिता का समुद्र में क्षेत्राधिकार कितना है? तो 12 समुद्री मील है। कितना है? 12 समुद्री मील याद रखना है। ठीक है, 12 समुद्री मील। 96 का हो जाएगा सी। 96 का क्या हो जाएगा? सी।
अगला है बनिहाल रेलवे सुरंग कहाँ स्थित है? तो बनिहाल रेलवे सुरंग है पीर पंजाल में स्थित है। और 97 का हो जाएगा डी। 97 का क्या हो जाएगा? डी। बनिहाल रेलवे सुरंग कहाँ पर है? पीर पंजाल में। अब जोजिला दर्रा, जो पीर पंजाल दर्रा, काराकोरम दर्रा और बनिहाल दर्रा, ये सब कहाँ पर हैं? जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर हैं? जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से भारत पाकिस्तान सीमा पार करने वाली एकमात्र सड़क स्थित है कहाँ पर? पंजाब में, राजस्थान में, गुजरात में, जम्मू कश्मीर में। तो वो कहाँ पर है? पंजाब में है। कहाँ पर है? पंजाब में। तो याद रखना है आपको कि राजधानी नई दिल्ली को पाकिस्तान के लाहौर सिटी से जोड़ती है। कहाँ से? लाहौर सिटी से जोड़ती है, जो बॉर्डर ट्रांजिट पोस्ट बाघा पंजाब से होकर जाती है। अगला प्रश्न है 99, निम्न में से किस भारतीय राज्य में जंगल सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में फैले हैं? तो वो फैले अरुणाचल प्रदेश में। सबसे ज़्यादा जंगल कहाँ पर हैं? सबसे ज़्यादा वन कहाँ पर है? तो अरुणाचल प्रदेश में। 99 का हो जाएगा सी। 99 का क्या होगा? सी। अगला प्रश्न है, हिमालय में पांगसाउ दर्रा कहाँ मिलता है? पांगसाउ दर्रा मिलता है अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से। हिमालय में जो है वो कहाँ पे है? तो ये पांगसाउ दर्रा अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बीच में है। तो 100 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 100 का क्या हो जाएगा? डी। और आज का टारगेट कंप्लीट हो गया है। ठीक है, 50 प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिए हैं और हो सकता है 1-2 दिन में ये आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी तो ख़त्म हो गई। 90 प्रश्न पूछे गए थे अब तक, और इंडियन ज्योग्राफी भी 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएगी। तो आपका ये जीएस का जो है ज्योग्राफी टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, चलिए आज की क्लास में इतना ही। अध्यापक मनसा के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ठीक है, चैनल को थोड़ा सपोर्ट करो। थैंक यू सो मच।